in 1997 with the death of Joe Chinquay. He was killed by his girlfriend. She was an unusual woman, attractive, flamboyant. The devil, and you are the devil, monster. अगर कोई चाहत तुम्हें बर्बाद कर रही है तो प्यार नहीं है। साल 1995 ऑस्ट्रेलिया। जॉय नाम का एक लड़का जो कि बहुत ही होशियार था, दिखने में बहुत अच्छा और पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी जॉब पर लगा हुआ था। वो जाता है एक क्लब में, रात का समय हो रहा था। वो फटाफट से क्लब के अंदर जाता है क्योंकि वो लेट हो चुका था, समय भागता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो क्लब के अंदर पैर रखता है, सामने उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखते ही जॉय का समय वहीं पर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं। उस पल के लिए जो को उसकी आंखें समंदर से भी गहरी लग रही थी। वो लड़की जो को अपने उस अधूरे सपने की तरह लग रही थी जिसे वो फिर से जीना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी मोहब्बत की वजह से उसके माँ बाप टीवी पर आ जाएंगे, लेकिन वजह कुछ और होगी। अब इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज तारीख है 11 जून 1971। मारिया सिंह हॉस्पिटल के अंदर रूम में है। बाहर नीनो सिंह बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल की नर्स नीनो के पास जाती है और कहती है, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। तब उस बेटे का नाम जॉय सिंह रखा जाता है। घर वाले उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। माँ बाप लोगों से और बच्चों से बहुत प्यार से बोलते थे। बच्चे में भी वही चीजें आई, वो भी लोगों से बहुत प्यार से बातें करता था। इस बच्चे के जन्म के बाद 5 साल के बाद एक और बच्चे का जन्म इस घर में होता है। उसका नाम एंथनी रखा जाता है। अब घर में माँ बाप जो और एंथनी, 2 भाई और उनके माँ बाप रहते थे। छोटी सी फैमिली जिसमें सिर्फ 4 लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। माँ बाप का ज्यादा प्यार जो से था। परिवार की सबसे खास बात होती थी कि रोज रात को चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन डिनर करते वक्त सभी लोग एक साथ बैठते थे और दिन कैसा गया, अब आगे क्या करना है, इस चीजों के बारे में पूरा परिवार हंसते खेलते बातचीत करता था। बात करें जो की तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। क्लास में वो सबसे होशियार बच्चों में से एक था। उसी के साथ सबसे अजीब बात जो टीचर्स को लगती थी कि ये पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। उसने एक नहीं बहुत सारी गेम्स को खेला और हर गेम में बहुत अच्छा था। चाहे बात की जाए क्रिकेट की, फुटबॉल की, टेनिस की, तो हर किसी में वो बहुत अच्छा था। इस वजह से उसके क्लास, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले में हर जगह बहुत दोस्त थे। वो किसी से भी खुलकर बात कर सकता था। उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था और ये बात माँ बाप को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उनके रिश्तेदार भी कहते थे कि ये बेटा कुछ अलग है। खैर, पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देने की वजह से जो ने यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की अच्छे मार्क्स से डिग्री को कंप्लीट किया। उसके बाद उसने सोचा कि थोड़ा सा घूमा जाए। 1994 में डिग्री को कंप्लीट करने के बाद वो 2 महीनों के लिए यूरोप में घूमने के लिए चला गया और उसके बाद उसने अपने माइंड को फ्रेश किया और सोचा अब क्या किया जाए। माँ बाप ने कहा कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद वो न्यू कैसल में, जहां पर पूरा परिवार रहता था, वहीं पर एक फर्म में काम करने लग जाता है और बहुत अच्छी खासी जॉब उसे मिल जाती है। इसी तरह उसकी जिंदगी 24 साल की उम्र में बिल्कुल सेट हो जाती है। लेकिन उसे और उसके परिवार को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। खैर, 1995 की रात को एक दिन जॉय क्लब में जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे और जॉय थोड़ा लेट हो चुका था। जब जो अंदर जाता है, उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो किसी मॉडल से कम उसे नहीं लग रही थी और जॉय उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। उस लड़की का नाम था अनु सिंह। जॉय थोड़ी देर देखता है और उसके बाद वो सीधा जाता है अनु के पास और उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। जॉय 2 चीजें यहाँ पर नोटिस करता है कि अनु दिखने में चाहे सुंदर है, लेकिन वो काफी होशियार भी है। जॉय को ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है कि ये लड़की कितनी होशियार, कितनी समझदार है। अनु के माँ बाप इंडियन थे जो कि 1973 में इंडिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में मूव हो चुके थे। अनु यहाँ पर सिडनी के आसपास की जगह में रहती थी और उसी के साथ साथ उसके दोनों यानी कि मॉम और डैड डॉक्टर थे। मतलब अनु बहुत अच्छे परिवार से थी, इस वजह से वो काफी इंटेलिजेंट थी। पढ़ाई में उसका बहुत ध्यान था। यहाँ पर दोनों की बातें शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो को पता चलता है कि अनु कैनबरा में रहती है जो कि उसके घर से काफी दूर था और वहां पर वो अपनी डिग्री को कर रही है, वो भी इकोनॉमिक्स और लॉ में।
मतलब अन्नू बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। 1990 में वो अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद कैनबरा में चली गई थी। अब यहाँ पर जो को वो थोड़ी पसंद आने लगती है तो वो बात को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अन्नू एक साइमन नाम के लड़के को डेट कर रही है। दोनों ही 1993 से रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर जो को थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि जो और अन्नू की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, और ये दोस्ती थी ही नहीं। और उसके बाद एक समय अन्नू और साइमन के रिलेशनशिप में ऐसा जाता है जिसमें दोनों की लड़ाइयां बहुत हो रही थी। एक चीज यहाँ पर जो को पता चलता है कि 1993 में ही अन्नू प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अबॉर्शन से उस बच्चे को खत्म किया, क्योंकि उस समय वो मां नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी उम्र सच में बहुत कम थी। खैर यहाँ पर रिलेशनशिप में लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी और इधर दूसरी तरफ अन्नू और जो का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। अब अन्नू के उस समय के बॉयफ्रेंड साइमन को पता चल जाता है कि वो जो नाम के लड़के से बहुत ज्यादा बातें कर रही है। इस वजह से अन्नू को एज अ चीटर घोषित कर वो उससे अपना रिलेशनशिप खत्म करने को कहता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और उसके बाद एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है जो और अन्नू की, जिससे पूरी दुनिया ने बाद में जाना। खैर अब इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो चुका था, क्योंकि कैनबरा न्यूकैसल से 7 से 8 घंटे की दूरी पर था। इस वजह से दोनों का मिलना रोज तो नहीं होता था, लेकिन तभी बातों ही बातों में जो को एक और बात पता चलती है। प्रेगनेंसी के बाद जब अन्नू बहुत ज्यादा निराश और परेशान रहने लगी, तब उसने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया, और वो साइमन से उस समय से ही लड़ती आ रही है कि तुमने ये क्या कर दिया। ड्रग्स का इस्तेमाल करने के बाद अन्नू बहुत ज्यादा नशे में रहने लगी। धीरे धीरे वो इस चीज को कम कर रही थी, और जो भी ये बात जानता था कि हाँ समय के साथ ठीक हो जाएगा सब कुछ। इनका रिलेशनशिप पीक पर आता है 1996 में, जब जो को हर समय अन्नू ही चाहिए थी। वो हर वीकेंड पर अन्नू को मिलने के लिए जाता 7 घंटे ड्राइव कर और वहां पर वो रुकता, वीकेंड को एंजॉय करता और रात को आता सुबह वापस अपने न्यूकैसल में, और तभी सोता या नहीं सोता, लेकिन मंडे को वो अपनी जॉब पर जाता। इस वजह से परिवार वाले जानते थे कि ये किसी लड़की को डेट कर रहा है, लेकिन दोनों मारिया और नीनो, जो कि जो के माता पिता थे, वो ये नहीं जानते थे कि बेटा रिलेशनशिप में इतना ज्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर 1996 में कैनबरा में ही अन्नू और जो ने एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी खुलवाया, और उसका नाम था जो एंड अन्नूज मैरिज फंड। मतलब ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोल थे और बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार कह सकते हैं करते थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में सच में सीरियस थे। माँ बाप को ये लड़की अच्छी हो ना अच्छी हो उस चीज से ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उन्हें इस चीज से हमेशा फर्क था कि ये लड़की हमारे बेटे के लिए जरूर अच्छी हो, और उन्हें अन्नू अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं लग रही थी। माँ बाप ने जो के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज रिलेशनशिप में आने के बाद महसूस किया। जैसा कि हम सबको पता है कि जो एक्सट्रोवर्टेड, अपनी मस्ती करने वाला, बहुत कॉन्फिडेंस वाला लड़का और पब्लिक स्पीच मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड गाय था, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद वो काफी मैच्योर तरीके से आराम से बैठा रहता, ज्यादा नहीं बोलता। बेटे के अंदर वो जो चार्म था, वो माँ बाप को लगा कि शायद ये खोता जा रहा है। माँ बाप चाहते थे कि ये उस लड़की को छोड़कर कोई और लड़की ढूंढ ले, क्योंकि लड़कियों की कमी नहीं है। यहाँ पर जो के पिता एक और चीज नोटिस करते हैं कि जब भी अन्नू, जो और वो पूरा परिवार एक साथ होता था, तब अगर अन्नू देख ले कि जो अपने पिता से अकेले में बात कर रहा है, तो वो जानबूझकर पीछे से आती, वो जो को किस करने लगती और उसकी बातचीत अपने पिता से होने नहीं देती। ऐसा उसने कई बार किया। हालांकि 1-2 बार तो पिता ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हर बार वो दोनों बातचीत करते, अन्नू देखती तो वो जानबूझकर बीच में आ जाती। परिवार को वो लड़की अच्छी नहीं लग रही थी। और एक और बात ये थी कि इनका परिवार हमेशा एक साथ बैठकर डिनर करता था शाम को 6 बजे। लेकिन जब जो रिलेशनशिप में आया, पहले तो उसने बहुत चीजों को कंट्रोल किया, लेकिन बाद में अन्नू जानबूझकर 6:10, 6:15, हालांकि जो की माँ मारिया ये बात कहती थी कि अगर तुम्हें किसी से बात करनी है, वो लड़की तुम्हें 8 बजे 9 बजे जब चाहे तब कॉल कर सकती है, लेकिन उसे इस बात के लिए मनाओ कि 6 बजे जब हमारा फैमिली टाइम होता है तब वो कॉल ना करे। जो ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब जो उसका कॉल चाहे वो नहीं उठाता, अन्नू उससे लड़ती। एक टाइम के बाद जो क्या करता, अपनी प्लेट को उठाता और डिनर अपने रूम में जाकर करता, जब वो अन्नू से कॉल पर बात कर रहा होता था।
और अनु भी जानबूझकर 6 बजे ही कॉल किया करती थी। 6:10, 15 मिनट बीच डिनर में डिस्टर्ब करना उसे अच्छा लग रहा था। जो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, ये लड़की मुझे कंट्रोल कर रही है या रिलेशनशिप 50-50 नहीं है, क्योंकि प्यार में इंसान अक्सर अंधा हो जाता है। अब समय आ चुका था जब जो के परिवार को और ज्यादा दुखी होना था, क्योंकि 1996 सितंबर के महीने में जो कहता है कि वो अन्नू के साथ कैनबरा में ही शिफ्ट होने वाला है और वहीं पर वो दोनों रहेंगे, क्योंकि बाद में भी उन दोनों को साथ में रहना है, तो अभी क्यों नहीं। वो अपने परिवार को कहता है कि मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपसे बातचीत करता रहूंगा, लेकिन अब मुझे वहां पर रहना जरूरी है। इसके पीछे भी वजह थी, वो आपको बताते हैं। खैर, जो यहाँ पर अपने परिवार को बाय कहकर पहुंच जाता है कैनबरा में अन्नू के पास। जिस जगह में वो रहते थे वहां पर सभी स्टूडेंट रहते थे जो कि लॉ की स्टडी को कर रहे थे, और उसी एरिया में इनका भी घर था। यहाँ पर जो अपने माँ बाप को छोड़कर कैनबरा में क्यों रहने के लिए आया था, इसके पीछे की वजह थी अन्नू की मेंटल हेल्थ। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद जब अबॉर्शन के बाद वो काफी दुखी परेशान रहने लगी और उसने गलत चीजों, नशों का सहारा लिया उस चीज से ओवरकम होने के लिए। लेकिन अब उसकी हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई थी। कई बार ऐसा होता जब जो न्यू कैसल में अपने परिवार के साथ रहता था, कैनबरा में रह रही अन्नू उसे कहती थी कि आज वो ठीक महसूस नहीं कर रही या उसे हॉस्पिटल जाना है, और अपने बीमार होने की चीज जो को बताती। तब जो फटाफट से फ्लाइट लेकर सीधा कैनबरा आता, अन्नू से मिलने के लिए उसके साथ नाइट को स्पेंड करता और उसे संभालता, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे प्यार में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लड़की की टेक केयर करना। अब यहाँ पर अन्नू को थोड़ी सी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। दरअसल अन्नू फिटनेस में बहुत ज्यादा थी। वो चाहती थी कि वो बहुत पतली हो जाए, और इस चीज को लेकर अन्नू के माँ बाप उसे कहते भी थे तुम कुछ खाया करो, तुम कुछ क्यों नहीं खाती। लेकिन अन्नू कहती थी देखो मेरी बॉडी में कितनी फैट है, और वो कहती थी कि मैं मोटी होने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। एक दिन संडे के दिन जो और अन्नू बैठे हुए थे, दोनों बात कर रहे थे। अन्नू जो को कहती है कि ये जो मॉडल होती हैं ये कितनी फिट और कितनी पतली नजर आती है। यहाँ पर जो बातों ही बातों में कहता है कि शायद ये किसी तरह की ड्रग्स को या कुछ ऐसी चीज को यूज करते हैं, कोई सिरप को यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्हें फिट कर देती है, मतलब ये नेचुरल चीज ज्यादा नहीं है। अनु इसके ऊपर रिसर्च करती है और जिस सिरप के बारे में जो ने बात में कहा होता है वो उसको खरीद कर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाती है। वो अंदर से सूखती जा रही थी। तब उसे पता चलता है कि उसे एड्स है। ये किसने बताया था उसे, अभी आपको बताते हैं। तब एक लड़की सामने आती है जिसका नाम होता है माधवी राव। इस लड़की को देखिए, बहुत आगे कहानी में ये आएगी। खैर यहाँ पर माधवी राव से बातचीत वो करती है कि मुझे एड्स है और मेरे बॉयफ्रेंड जो कि मेरा पति होने वाला है उससे एड्स नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है और ये ऐसा है ही क्यों। इस वजह से वो अपने ब्लड की कुछ बूंदे जो के ब्रश में डाल देती है ताकि उससे भी एड्स हो जाए। बाद में चेकिंग के बाद पता चला कि ना जो को एड्स है ना ही अन्नू को एड्स है, इससे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अन्नू को लग रहा था कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से उसके अंदर से कोई चीज उसके मसल को खाती जा रही है। वो डरना शुरू हो गई थी। उसे लग रहा था कि अब मौत नजदीक है। उसे लग रहा था कि अब उसे कोई बचा नहीं सकता। उसकी दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं थी, ज्यादा नशे की वजह से। अब यहाँ पर जो उसे बेहिसाब प्यार करता जा रहा था, उसे लग रहा था कि इस लड़की को संभालना इस रिलेशनशिप का हिस्सा है, जो कि होता भी है, लेकिन वो उसकी हर अच्छी बुरी चीज को इग्नोर कर रिलेशनशिप में आगे बढ़ता जा रहा था। अन्नू के माँ बाप को जब पता चलता है कि अन्नू की हालत ये है, तो वो उसे हॉस्पिटल में एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिसिन को लेने की बात कहते हैं। अन्नू इस चीज के लिए मना कर देती है। उसके बाद अन्नू क्या करती है, वो अपने कपड़ों को बेचना शुरू कर देती है, अपनी कुछ चीजों को बेचना शुरू कर देती है, बहुत ही सस्ती चीजों पर। आपको बता दें कि बाहर कपड़ों को भी ऐसे बेच दिया जाता है। खैर यहाँ पर जब ये बात अन्नू के माँ बाप को पता चलती है कि अन्नू ने ये सब किया, अपनी चीजों को बेचा, कपड़ों को बेचा, तो वो और डर गए। तो इसीलिए उन्होंने जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन लोगों से डील करती है जो कि दिमागी रूप से सही नहीं होते, उन्हें अन्नू के बारे में बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अन्नू एक अडल्ट है, उसके कंसेंट के बिना हम उसे यहाँ पर एडमिट हम नहीं कर सकते। लेकिन टाइम निकलता है, माँ बाप कहते हैं कि हम इसके माता पिता हैं, हम अगर कहें तो आप इसे एडमिट कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस लंबा था, वो चलता जा रहा था बैकएंड में। लेकिन इधर जो और अन्नू का रिलेशनशिप ऊपर नीचे जा रहा था,
क्योंकि अनु ने कहा कि मेरी जो भी हालत है इसके पीछे जो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था जिस सिरप के बारे में जो ने अनु को बताया उस वजह से उसकी ये हालत हो रही है। उसने इस बारे में अपनी दोस्त माधवी राव को बताया। अनु ने माधवी राव को कहा कि वो जो को, साइमन को और उन सभी डॉक्टर को मारना चाहती है जो उसे ठीक नहीं कर पा रहे, इतना सब कुछ होने के बाद भी। यहाँ पर अनु ने अपने कपड़े और अपनी चीजों को बेचना क्यों शुरू किया था, उसके पीछे की वजह ये थी कि वो सुसाइड करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपने आप को मार ले, लेकिन वो जो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने सोचा कि जो मेरे मरने के बाद मूव ऑन कर जाएगा, वो एक नई लड़की के साथ नई दुनिया शुरू कर देगा। ऐसे कैसे? इसलिए मैं मरने से पहले उससे भी मारूंगी। उसने ये बात अपनी दोस्त माधवी राव से शेयर की। माधवी राव आपके हिसाब से क्या कहेगी? वो कहेगी कि नहीं, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उसने कहा हाँ, तुम इसके बारे में सोच सकती हो, ये अच्छा आइडिया है। उसके बाद अनु और माधवी राव दोनों ही रिसर्च करने जाते सुसाइड के ऊपर, वो भी लाइब्रेरी में। आपको बता दें कि अनु और माधवी राव दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां थी और दोनों ही लॉ कर रही थी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से। धीरे धीरे वो अपने कुछ और दोस्तों से भी इस बारे में बात करती हैं, लेकिन हर किसी को लग रहा था ये तो मजाक है, ये मजाक, ऐसा सच कैसे हो सकता है। इस रिसर्च को करते करते वो एक लड़के तक पहुंची जिसका नाम है मिस्टर टी। हालांकि नाम को बदला हुआ है, वो भी इनके साथ इनके कॉलेज में ही पढ़ता था, वो भी लॉ ही कर रहा था। अनु से कहती है कि अगर तुमसे पॉसिबल हो तो क्या तुम मेरे लिए एक गन को अरेंज कर सकते हो। मिस्टर टी को पहले लगता है कि ये तो मजाक है, लेकिन बाद में अनु फिर से कॉल करती है और फिर से मिलकर उसे कहती है प्लीज मुझे गन ला दो। वो पूछता है तुम्हें क्या करना है गन से। वो कहती है कि मैं अब मरने वाली हूँ और मैं ऐसे रोज मरना नहीं चाहती, इस वजह से मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ। यहाँ पर सामने वाला आदमी क्या कहेगा कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या इलनेस है जिस वजह से तुम मर रही हो, कुछ पूछेगा। हालांकि अनु को ऐसी कोई भी चीज की बीमारी नहीं थी। सामने से मिस्टर टी कहता है कि गन से मरना बहुत दुखदायी हो सकता है, एक काम करो तुम ड्रग्स के ओवरडोज से मर जाओ और इससे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत होगी, और ये इजी भी है। एक लॉ का स्टूडेंट ऐसा कह रहा है दूसरे लॉ के स्टूडेंट को जो कि सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर अनु फिर से जाती है अगले महीने मिस्टर टी के घर और वहां पर ये $500 यानी कि 30-35 हजार की हेरोइन को खरीदती है। यहाँ पर मिस्टर टी उसे 2 सरिंज भी देता है साथ में और कहता है कि इससे अगर तुम भरकर इस हेरोइन के डोज को किसी पर लगाओगी, मतलब अपने आप को लगाओगी, तो तुम आसानी से मर जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें साथ में कुछ पिल्स की जरूरत पड़ेगी। वो पिल्स कहाँ मिलेंगी वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर वो अनु को सिरिंज को कैसे भरना है, कैसे लगाना है, ये सब कुछ कर बताता है। साथ में माधवी राव होती है। अनु यहाँ पर उस सिरिंज को चलाना सीखती है और देखती है कि क्या वो किसी को लगा पाएगी या नहीं। मिस्टर टी उनसे पूछता है कि तुमने तो खुद मरना है, तुम भला किसी को क्यों लगाओगी। अनु कहती है कि और भी इस प्लान में शामिल है। मिस्टर टी हैरान होता है पहली बार। वो कहता है कि क्या तुम किसी को मारने वाली हो या कोई और भी तुम्हारे साथ मरने वाला है। अनु कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे सामान बेचो और बात करो। मिस्टर टी को भी क्या ही मतलब था। यहाँ पर उसे जो पिल्स की जरूरत थी वो जाती है दूसरे क्लासमेट जिसका नाम होता है मिस्टर बी। इन दोनों का नाम चेंज किया हुआ है। मिस्टर बी से वो मिलती है और साथ में पिल्स को ले लेती है। 15 टैबलेट वो वहां पर बी से खरीदती है। तारीख आ जाती है अक्टूबर 20, 1997। अनु कहती है कि आज के दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड जो को मार दूंगी और साथ में खुद भी मर जाऊंगी। पहले प्लानिंग थी जो को मारने की। यहाँ पर घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। जो काम से घर आता है, घर में बहुत ज्यादा लोग थे। ज्यादा लोग कैसे थे, क्या इनके बहुत दोस्त थे? नहीं, यहाँ पर माधवी राव और अनु हमेशा एक साथ रहते थे, मतलब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। साथ में इन्होंने क्या किया, ये हॉस्टल एरिया में, यूनिवर्सिटी एरिया में रहते थे। आस पड़ोस के जितने भी लॉ स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन सबको कहा कि प्लीज हमारे घर में आ जाए, पार्टी है यहाँ पर। वो लोग इन्हें अच्छे से और इतने ज्यादा जानते नहीं थे, वो भी बस ऐसे आ गए कि हमारे किसी कैंपस में किसी की पार्टी है, कुछ होगा, वो भी चले जाते हैं। यहाँ पर हर बंदे को लगभग पता था कि इस पार्टी के बाद जो को अनु मारने वाली है, लेकिन किसी ने इसे सच समझा नहीं और सभी लोग मजाक मजाक में कहते गए कि अनु बहुत मजाक करती है। ऐसे ही टाइम निकलता है, जो भी आ जाता है। जब जो आता है तब वो ये मजाक वाली बात करते नहीं। उन्होंने मजाक मजाक में भी नहीं कहा कि अनु तुम्हें मारने वाली है। पार्टी होती है, सभी लोग एंजॉय करते हैं। एंड में सभी लोग घर को छोड़कर चले जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर घर खाली होते ही माधवी राव कहती है भाई अपने काम को कर लेना। जब सभी लोग घर को छोड़कर चले जाते हैं तब अनु यहाँ पर उस पिल्स को जो कि मिस्टर बी से उसने ली थी उससे कॉफी में मिलाकर जो को दे देती है। जो हो जाता है यहाँ पर बेहोश। यहाँ पर वो जो में इंजेक्ट करने की कोशिश करती है हेरोइन, लेकिन वो काफी ज्यादा थिक, काफी गाढ़ी थी। इस वजह से वो सरिंज से बाहर नहीं निकलती और वो जो को लगाने में वो अनसक्सेसफुल रहती है। अगले दिन सुबह होती है। जो उठता है उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, सर बहुत भारी था। उसे लग रहा था कल बहुत थक हो गया, शायद हमने ज्यादा दारू पी ली हो। वो इस चीज को इग्नोर करता है, कोई मेडिसिन लेता है और वापस अपनी जॉब में चला जाता है। यहाँ पर अनु और माधवी राव मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार फिर से पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। 4 दिन बाद 24 अक्टूबर को फिर से पार्टी घर में रखी जाती है। जो काम से आता है, घर के अंदर बहुत लोग थे। वो कहता है फिर से पार्टी। वो कहते हैं कि माधवी राव ने ये पार्टी दी है हमारे घर में। ठीक है, पार्टी को वो सब एंजॉय करते हैं। इसमें और भी ज्यादा लोग आए थे। यहाँ पर हर कोई बात कर रहा था कि इस पार्टी के बाद अनु जो को मारने वाली है। कोई एक्साइटेड था, कोई इसे मजाक समझ रहा था। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन था, लेकिन किसी ने भी मजाक में भी ये बात जो को नहीं बताई कि अनु ऐसा कह रही है, देखो अनु कितना मजाक करती है। लेकिन किसी ने जो को ये बात कही ही नहीं। यहाँ पर एक लड़की होती है तान्या। वो सोचती है कि शायद अनु कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो जो को सब कुछ बताने के लिए जाती है। लेकिन सही मौका उस लड़की को मिल नहीं रहा था। लेकिन जब ये बात अनु को पता चलती है कि तान्या उससे सब कुछ बताने वाली है, तो उसका एक दोस्त लियोनार्ड उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, अनु का अपना कोई प्लान होगा, हम भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनु भी उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मैं फाइनेंशियल इस लड़के पर निर्भर हूं, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। तान्या भी कहती है कोई बात नहीं, हमारा इससे क्या लेना देना। वो भी नहीं बताती। पार्टी खत्म होती है, सभी लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। एंड में जाती है माधवी राव। अब घर में 2 लोग हैं, अनु और उसका बॉयफ्रेंड जो। यहाँ पर अनु कॉफी के अंदर फिर से जो को वही पिल्स देती है। कॉफी पीने के बाद जो हो जाता है बेहोश। उसके बाद वो इंजेक्ट कर देती है उसके अंदर हेरोइन। लेकिन अभी भी जो की सांसें चल रही थी। वह इसके बारे में अपनी दोस्त माधवी राव को बताती है और उससे कहती है मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। यहाँ पर जब वो बातें ही कर रही होती है, उससे मिस्टर बी से बात करने का मन करता है और पूछती है कि ये जो टैबलेट मैंने दी है इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये क्या क्या होगा इससे। मिस्टर बी उससे बताता है यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन तभी बात करते करते जो उठ जाता है। आपको बता दें कि फ्राइडे नाइट को ये पार्टी थी और अब सैटरडे शाम हो चुकी है। इतने घंटों तक जो सोया रहा, अब वो उठ जाता है, उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे। यहाँ पर अनु क्या करती है, फिर से कॉफी बनाकर देती है जो को, जिसके अंदर फिर से वही टैबलेट डाल देती है। पीते ही फिर से जो बेहोश हो जाता है। अब की बार उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ माधवी राव भी खाना लेकर आ जाती है। अनु उसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने ही मुझे उकसाया, तुम्हारी वजह से मैंने उसे वो पिल्स दिए। माधवी राव कहती है कि ये भला तू क्या कह रही है, और वो अनु के घर को छोड़कर चली जाती है। थोड़ा टाइम निकलता है। अब शनिवार का दिन भी निकल चुका था, यानी कि जो को बेहोश हुए पूरा एक दिन हो चुका था। संडे सुबह 8 बजे अनु ड्राइव करती है और माधवी राव को पिक करती है। यहाँ पर वापस दोनों अनु के घर आ जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि जो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे कोई होश नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही है। यहाँ पर अनु जाती है एटीएम माधवी के साथ और उससे पैसे लेती है, $200। उस पैसे से वो मिस्टर टी के पास जाकर हेरोइन को खरीद लेती है। लेकिन यहाँ पर फिर से माधवी राव और अनु के बीच लड़ाई हो जाती है। माधवी फिर से अनु को छोड़कर चली जाती है। अनु जाती है वापस अपने घर, इंजेक्ट कर देती है वो हेरोइन जोए के अंदर। यहाँ पर अब सुबह के 12 बज चुके थे। अनु को डर लगता है। तभी वो मिस्टर बी को कॉल करती है, जिससे उसने वो टैबलेट खरीदी थी। वो कहती है कि प्लीज जोए को बचा लो, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो नीला पड़ रहा है, वो अजीब तरह के एक लिक्विड को मुंह से निकाल रहा है। यहाँ पर बी कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, ये टैबलेट तो ऐसे किसी को तुम इतनी खिला नहीं सकती, तुम एक काम करो, एम्बुलेंस वालों को कॉल करो। अनु कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर जो को पता चल गया कि मैंने उसके साथ ऐसा किया तो वो मुझे छोड़ देगा, मेरा क्या होगा तब। अब यहाँ पर मिस्टर बी उसे बहुत बोलता है और कहता है कि मुझे तंग मत करो।
एंड में 10 मिनट सोचने के बाद अनु एक प्लान बनाती है कि वो कॉल करेगी एम्बुलेंस वालों को। एम्बुलेंस को कॉल करती है, पहले वो चीज़ों को घुमाती जाती है, कहती है कि मैं यहाँ रहती हूँ, रॉन्ग एड्रेस देती है, लेकिन एंड में वो सही नाम सही एड्रेस दे ही देती है। Yeah, can I get an ambulance, please? Well, I have a person potentially overdosed on heroin. Potentially overdosed. Well, he's vomiting everywhere, blood and stuff. एम्बुलेंस वहां पर आती है तो वहां पर वो जो को देखती है जो कि बेहोश पड़ा था। ब्राउन लिक्विड और ब्लड उसके मुंह से बाहर आ रहा था। यहाँ पर अनु एम्बुलेंस वालों को भी कहती है कि मैंने एक पिल्स को कॉफी में मिलाकर जो को दिया और साथ में मैंने उसे हेरोइन का डोज भी दिया। ये सब होने के बाद अनु को अरेस्ट किया जाता है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है सवाल जवाब के लिए। वहां पर अनु कह देती है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने इंजेक्ट किया, मैंने गोलियां दी। मामला सीरियस तब हो जाता है जब रात के वक्त पता चलता है कि जो की मौत हो चुकी। अनु ये सुनते ही पागलों की तरह करने लगती है। जो के माँ बाप को जब पता चलता है कि उनका बेटा नहीं रहा तो वो अंदर से टूट जाते हैं। जब पुलिस वाला जो की माँ से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उसे डेविल ने मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगी, मैंने उसे बहुत समझाया इसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। यहाँ पर पूरा प्लान जब पता चलता है पुलिस को अनु के द्वारा तो वो माधवी राव के घर पर छापा मारते हैं। वहां पर उन्हें कुछ डायरी और कुछ सबूत मिलते हैं। माधवी राव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि उसे $1 लाख की बेल पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि उसके माँ बाप ने $1 लाख की बेल करवाई माधवी को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसे कहा जाता है कि वो अपने माँ बाप के साथ सिडनी में उनके घर में ही रह सकती है, अकेले बाहर नहीं जा सकती। ट्रायल शुरू होता है, कोर्ट में केस शुरू हो जाता है। सबको उम्मीद थी, खासकर जो के परिवार वालों को, कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनके बच्चे को मारने की कीमत बहुत बड़ी होगी। 22 मार्च 1999 को अन्नू की ट्रायल कोर्ट में शुरू हो जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि अन्नू दिमागी रूप से ठीक नहीं है और उसने ये जो सब कुछ किया वो सही सिचुएशन में नहीं किया, वो दिमागी रूप से ये सब कुछ कर ही नहीं सकती। At the time she committed the offence, the prisoner was suffering from an abnormality of mind that substantially impaired her mental responsibility for the acts which led to Mr. Chin Kui's death. लेकिन आगे से जो वकील था उन्होंने ये कहा कि अन्नू ने जो डायरी मिली है उसके हिसाब से सब कुछ प्लान किया था, उसने महीने लगाए, पूरी रिसर्च की, उसके बाद जाकर उसने जो को मारा। भला पागल इंसान इतना रैशनल होकर, इतना समझदार होकर कैसे सोच सकता है? लेकिन फिर ट्रायल आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ बात की जाए माधवी राव की, तो माधवी राव को छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसने कुछ नहीं किया, इस केस में से छोड़ दिया जाए। और आज के समय में माधवी राव यूएसए में अपना नाम बदलकर रह रही है अपने परिवार के साथ। लेकिन बात की जाए अन्नू सिंह की, तो उसे सजा मिल जाती है। सजा उसे मिलती है 10 साल की, और जिसमें 4 साल के पीरियड तक वो पैरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। और जज ने कहा कि यह सजा 1997 से शुरू होगी, क्योंकि 2 साल भी वो जेल में ही रही है। मतलब कि 1999 जब यह सजा अन्नू को सुनाई गई तब तक उसके 2 साल हो चुके थे खत्म, और अगले 2 साल के बाद वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है, और उसने ऐसा ही किया। 2001 में वो बाहर आ गई। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब वो जेल के अंदर भी थी तब वो दोपहर के समय में बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सकती थी, और वो जाती थी। यहाँ पर वो जेल के अंदर काम करती थी लाइब्रेरी में, और उसी के साथ वो अपनी साइकोथेरेपी के लिए टाइम से टाइम जेल के बाहर जाया करती थी, और उसने अपना वो ट्रीटमेंट भी पूरा किया। यहाँ पर साल 2001 में अन्नू जेल से बाहर आ गई पैरोल पर, और उसी के साथ 2004 में उसे फिर से छोटे टाइम के लिए जेल में भेजा गया। उसकी वजह ये थी कि वो ड्रग्स और कुछ पैरोल की शर्तों को उल्लंघन करती पकड़ी गई। लेकिन वो जून में गई और अगस्त में बाहर आ गई, 1-2 महीनों के बाद ही। यहाँ पर सिडनी यूनिवर्सिटी से उसे डॉक्टरेट के लिए अवार्ड भी किया गया। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही है। आज वो एक लड़के को डेट भी कर रही है जो कि उम्र में उससे काफी छोटा है। लोग उसे कहते हैं कि जो की तरह ये तुम्हें भी मार देगी, लेकिन वो कहता है कि हर इंसान का एक पास्ट होता है और जरूरी नहीं पास्ट के हिसाब से इंसान चले। खैर, उनकी बात भी अपनी जगह सही हो सकती है। लेकिन इस सब में सबसे दुख किसे मिला? सबसे दुख मिला जो के परिवार को, जो कि माता पिता आज भी समझ नहीं पा रहे कि क्यों कोर्ट ने, क्यों जज ने इतनी कम सजा इस लड़की को दी, हमारे बच्चे को 2 दिन तक तड़पाने और मारने की वजह से। उनके मुताबिक उम्र कैद या मौत की सजा अन्नू को मिलनी चाहिए थी मारने के लिए उनके बेटे को।
आगे चलकर 2017 में 20 साल के बाद अनु ने माफी मांगी जो के माता पिता से कि ये जो सब कुछ हो गया। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया कि हम तुम्हारी कोई माफी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने लूका मैग्नोटा केस पर भी बात की है जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है। राइट साइड वाली वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए, उस केस को देखना बहुत जरूरी है।